5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जो हैं वो दिल्ली लैंड की थी। तब बताया जा रहा था कि वो लंदन जा रही हैं और ऑन द वे वो दिल्ली रुक रही हैं कुछ घंटों के लिए और उसके बाद वो लंदन जाएंगी। लेकिन आज तारीख है 12 अगस्त, 7 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और शेख हसीना अभी भी दिल्ली में ही हैं। और जिस तरह से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं बांग्लादेश में और आसपास के मुल्कों से, उससे ऐसे लग रहा है कि कुछ समय वो यहाँ पर और रहेंगी। अब ये भी बताया जा रहा है कि दिल्ली में वो आ गई है। जब वो लैंड की थी तब वो हिंडन एयरबेस पे लैंड की थी, लेकिन अब वो दिल्ली के एक सेफ हाउस में हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज की कस्टडी में हैं, ये बताया जा रहा है। और भारत की तरफ से ये बयान आ रहा है कि भारत शेख हसीना को अपना फ्यूचर चार्ट आउट करने का पूरी जो है वो हेल्प दे रहा है, मदद दे रहा है। उनको अपने भविष्य का फैसला खुद करना है, इसके मुतल्लिक उन्हें समय दिया हुआ है ताकि वो ये तय कर पाएँ कि उन्हें आने वाले समय में कहाँ पर रहना है। नमस्कार दोस्तों, एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। नीता के रडार पर आज हम चर्चा करेंगे भारत और बांग्लादेश की। पिछले एक हफ्ते में बांग्लादेश में क्या क्या हुआ है, हालात कितनी तेज़ी से बदले हैं, इस सब के मायने क्या हैं भारत के लिए, क्या चैलेंजेस हैं भारत के लिए खास करके सुरक्षा के लिहाज से, और साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि वहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है। दरअसल सबसे पहले हम इस नीता के रडार में चर्चा करते हैं इस टाइमलाइन की। जनवरी 2024 में शेख हसीना चौथी बार जो हैं वो वहाँ की प्रधानमंत्री जो हैं वो चुनी गई थी। हालांकि कुछ लोगों का कहना था कि ये जो इलेक्शन था रिग्ड इलेक्शन था, लेकिन बावजूद इसके वो चौथी बार वहाँ पे प्रधानमंत्री जो हैं वो चुनी गई थी। मई 2024 में भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा जो है एक ऑफिशियल विजिट पर बांग्लादेश गए थे। ये ऑफिशियल विजिट थी, तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट विजिट जो है बताई जा रही थी। जब विदेश सचिव बांग्लादेश गए थे तब भारत में भी चुनाव जो हैं वो हो रहे थे। चुनावों के बाद शेख हसीना जो हैं वो दिल्ली आई। तब बताया जा रहा है, तब उन्होंने एक कंटिंजेंसी प्लान जो है भारत से डिस्कस किया, क्योंकि जिस तरह से जो डेवलपमेंट्स बांग्लादेश में हो रहे थे, हर रोज़ नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे थे, उसका उनको इल्म था और इसके बारे में उन्होंने चर्चा जो है यहाँ के पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के साथ की थी और साथ में अपना जो कंटिंजेंसी प्लान है वो भी डिस्कस किया था। ये इसलिए कोई सरप्राइज़ नहीं माना जा रहा था कि वो अगस्त 5 को यहाँ पर लैंड हुई थी। जो विपक्षी पार्टीज़ हैं वो भी ये कह रही थी कि हमने ये सुना कि जो बांग्लादेश है वो भारत का दोस्त रहा है, मुश्किल समय में भारत का दोस्त रहा है और कई बार बांग्लादेश ने भारत की मदद की है। तो ऐसे में अगर उनकी प्रधानमंत्री मुश्किल में है और वो भारत में आकर कुछ समय बिताना चाहती है तो भारत को इस बात से कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। अब वो यहाँ पर हैं। ये एक जो थी एक सिचुएशन थी। अब हम चर्चा करते हैं कि बांग्लादेश में क्या सिचुएशन है। दरअसल बांग्लादेश में जब से शेख हसीना की जो फ्लाइट है जो उड़ी और वो यहाँ पर हिंडन एयरबेस पे रुकी, उससे एक दिन पहले यानी 4 अगस्त 2024 को वहाँ पर जो है एक मूवमेंट था जिसमें 100 लोग जो हैं वो मारे गए थे। दरअसल ये एक जो मूवमेंट है जुलाई से ही वहाँ पर शुरू हो गया था। ये जो प्रोटेस्ट हैं, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे जॉब कोटास को लेकर। ये बताया जाता है कि ये जो प्रोटेस्ट है इसे हाईजैक कर लिया वहाँ की रेडिकल पार्टीज़ ने। कुछ इस तरह की भी रिपोर्ट्स हैं कि इस मूवमेंट को हाईजैक कर लिया जमात ने, और जो उसका जो नतीजा हुआ वो ये हुआ कि 100 से ज़्यादा लोग जो हैं वो वहाँ पे पहले मारे गए और 5 अगस्त को शेख हसीना जो हैं वो भारत के लिए रवाना हो गई। अब एक हफ्ते बाद जिस तरह की रिपोर्ट्स यहाँ पर आ रही हैं, चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्रालय हो या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय हो या फिर विदेश मंत्रालय हो, जिस रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक माइनॉरिटीज़ को वहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। साथ में इंडिया इस बात को लेकर भी चिंतित है कि वहाँ के जो इंटरिम प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद यूनुस, जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने जो एक स्टेटमेंट दिया पहला कि ये जो अपराइज था वहाँ पे ये सेकंड लिबरेशन था बांग्लादेश की आज़ादी के बाद। ये इस स्टेटमेंट को लेकर भारत में जो है वो चिंता जताई जा रही है। दूसरी स्टेटमेंट जिसे लेकर जो एक सुरक्षा तंत्र है वो थोड़ा
जो है वो क्या कहते हैं वो सदमे में है। उनका ये कहना था अगर बांग्लादेश अनस्टेबल रहा तो जो उसका इफेक्ट है भारत की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पर भी पड़ेगा। तो ये कुछ लोगों का कहना है कि ये एक सीधा सीधा एक धमकी है भारत के लिए कि आप बांग्लादेश के इंटीरियर पॉलिटिक्स में ज़्यादा दखल अंदाजी मत कीजिए, नहीं तो आपको इसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। दरअसल जो बांग्लादेश है उसकी हम पॉपुलेशन की बात कर लें, वहाँ पर 91% जो लोग हैं वो मुस्लिम्स हैं, 8% जो लोग हैं वो हिंदूज हैं और साथ में 1% जो हैं वो अलग लोग हैं। तो जब भी वहाँ पे कोई तनाव होता है तो सबसे ज़्यादा खामियाजा जो है वहाँ के हिंदूज़ को उठाना पड़ता है। हम बात कर लें चाहे अभी की या फिर हम बात कर लें जब हज़रत बल मॉस्क के ऊपर अटैक हुआ था तब की, या फिर जब बाबरी मस्जिद ढाई गई थी तब भी हिंदूज़ को खामियाजा उठाना पड़ा था। अभी हाल फिलहाल में जब वर्ल्ड कप बांग्लादेश में हुआ था और जब ऑस्ट्रेलिया जीती उसका जश्न भी वहाँ की यूनिवर्सिटी के छात्रों ने मनाया था। दरअसल ये कहना गलत नहीं होगा कि वहाँ पे एंटी इंडिया सेंटिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। ये कहना भी सही होगा कि वो प्रो पाकिस्तानी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग इसे उस तरह का जो है वो रंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान अपना प्रोपेगेंडा आगे बढ़ा रहा है। दरअसल ये प्रो पाकिस्तानी जो है सेंटिमेंट नहीं, ये एंटी इंडिया सेंटिमेंट है। इसके लिए हमें ये समझना होगा कि ये सेंटिमेंट क्यों है। दरअसल जब शेख हसीना चौथी बार आई, उनकी जो पार्टी थी अवामी लीग, उसे भारत ने सपोर्ट किया। इसलिए जो भारत के साथ जब शेख हसीना खड़ी हुई दिखाई पड़ती हैं तो वहाँ के लोगों का मानना है कि भारत जो है वो उनके इंटरनल पॉलिटिक्स में दखल अंदाजी कर रहा था, एक बिग ब्रदर का एटीट्यूड जो है वो निभा रहा था या अपना रहा था, जिसे वहाँ के लोगों को, वहाँ के आवाम को बिल्कुल पसंद नहीं था। साथ में उनका ये भी कहना था कि जिस तरह से हमने देखा है कि कई बार इंडिया में जब इंसर्जेंसी होती है, नॉर्थ ईस्टर्न में स्पेशली जब इंसर्जेंसी थी, तो भारत ने वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट, भारत ने वहाँ की मिलिट्री की काफ़ी हेल्प ली, इवन बांग्लादेश के इनसाइड ऑपरेशंस रन करने के लिए, जिसके चलते वहाँ पर जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसमें भी एक नाराज़गी थी, या फिर कहें एक भारत को लेकर एक उनका मन बना हुआ था, एक उन्होंने एक तरह की एक अपनी धारणा जो है वो रच ली थी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पहले बात कर चुके हैं कि क्यों वहाँ पर भारत के लिए एंटी इंडिया सेंटिमेंट है। अब बात करते हैं कि वहाँ पर हो क्या रहा है। दरअसल वहाँ की जो बांग्लादेश की एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ कहें प्रशासन है, वो बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा है। यहाँ तक कि बांग्लादेश की सड़कों में पुलिस वाले कहीं दिखते ही नहीं हैं। आम नागरिक, स्टूडेंट्स जो हैं वो ट्रैफिक को फैसिलिटेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, पुलिस ऑफिसर्स नज़र नहीं आ रहे हैं। जो वायलेंस है खास करके हिंदू कम्युनिटीज़ या फिर कहें अदर माइनॉरिटीज़ को टारगेट करता हुआ नज़र आता है। साथ में जो वहाँ की इंटरिम सरकार है उसमें कोई पॉलिटिशियंस नहीं है, उसमें एनजीओज हैं, स्टूडेंट लीडर्स हैं, पॉलिटिकल क्लास बिल्कुल अलग थलग है। लेकिन ये लोग जो हैं वो उन्होंने एक इंटरिम सरकार बनाई है। अब ये इंटरिम सरकार कितनी हावी होगी, कितना वहाँ पे अपने नियम कानून जो हैं वो लागू कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है, ना सिर्फ बांग्लादेश के सामने बल्कि भारत के सामने भी। साथ में ये भी वहाँ पर चर्चा की जा रही है कि जो लोग हैं, जो दूसरी वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है बांग्लादेश नेशनल पार्टी, उसका कहना है कि 3 महीने के अंदर चुनाव वहाँ पर वो करवाएंगे। लेकिन कैसे चुनाव होंगे, क्योंकि अभी हालात जो हैं वो वहाँ पर ठीक नहीं हैं। साथ में ये भी बताने की ज़रूरत है कि जो आवामी लीग है, जो अभी शेख हसीना की पार्टी थी, वो इतनी अनपॉपुलर हो चुकी है वहाँ पर कि उसके ज़्यादातर जो लीडर्स हैं वो अंडरग्राउंड हो चुके। कईयों ने बाहर निकलने की कोशिश भी की, बाय एयर भी वो लोग आने की कोशिश की, लेकिन उन्हें जो है वहाँ से निकलने का मौका नहीं दिया गया, जिसके चलते अभी जितना भी अगर कोई आवामी लीडर है ऑफ कॉन्सिक्वेंस, वो अभी छुपा हुआ है या फिर जो है कहीं भागा हुआ है। साथ में जो एक और चर्चा जो जैसे कि हम बोल रहे थे कि जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट को लेकर एक बड़ा बयान दिया, यहाँ पर यह भी बताने की ज़रूरत है कि जब परेश बरुआ जो एक इंसर्जेंट है, जो बहुत
एक्टिव था भारत में, वो भी भागकर बांग्लादेश गया था, लेकिन भारत सरकार ने बांग्लादेश सरकार की मदद से वहाँ पे ऑपरेशंस किए, तो वो बांग्लादेश छोड़कर जाने के लिए भी जो है वो मजबूर हो गया। अब ये बताया जा रहा है कि क्योंकि अब वहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, जमाते इस्लामी जो है उसमें भी कोई रेडिकल यूनिट्स हैं, उससे भी ज़्यादा जो है हिफाजत इस्लाम एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अल्ट्रा रेडिकल है, जो शरिया तक प्रोपगेट करती है, वो लोग भी अब बहुत एक्टिव हो गए हैं। तो भारत के लिए सुरक्षा के लिहाज से ये भी एक बड़ी चुनौती रहेगी आने वाले समय में। और एक और बात जो है, जो बांग्लादेश और भारत का जो बॉर्डर है 4000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा बॉर्डर है, जिसमें सबसे लंबा बॉर्डर जो है वो साउथ बंगाल यानी 2000 किलोमीटर से ज़्यादा साउथ बंगाल बॉर्डर जो है वो शेयर करता है, और उसके बाद त्रिपुरा लगभग 800 के आसपास, और फिर मेघालय। तो ये सारे जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, यहाँ पर भी जो चुनौतियाँ हैं वो ज़्यादा हैं। भारत की जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ऑलरेडी एक समिति बना दी है जिसकी अध्यक्षता एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ईस्टर्न जोन करेंगे, ताकि ये पता लगाया जा सके, ग्राउंड से रिपोर्टिंग हो सके कि कितने लोग वहाँ से आ रहे हैं और कहाँ पर रह रहे हैं। दरअसल कई लोग हैं जो बांग्लादेश से टूरिस्ट वीज़ा और मेडिकल पर्पसेस के लिए भी भारत आते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी इस तरह से एक एस्टैब्लिश्ड वे ऑफ जो कहें कम्युनिकेशन कहें या फिर एक लॉ बना दिया गया है कि जब उनका वीज़ा खत्म हो तो उन्हें वापस भारत से वापस भेज दिया जाए, ताकि वो यहाँ पर शरण ना ले सके। तो इस तरह का जो एक अरेंजमेंट है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी वर्कआउट किया है। साथ में हम यहाँ पर एक और जो चर्चा जो हम कर रहे हैं अवामी लीग के बारे में, कि किस तरह से जो अवामी लीग आई थी और वो उसने बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनल पार्टी को भी चुनावों में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया था, जिसके कारण लेजिटिमाइज हो गए थे इलेक्शंस। और ये सब जो रीडिंग्स थी, कहीं ये भी एक चर्चा की जा रही है कि ये सब रीडिंग्स को भारत क्या सही तरह से भांप नहीं सका। तो इसके ऊपर भी जो चर्चा है वो अभी फिलहाल सुरक्षा तंत्र के बीच में हो रही है। साथ में ये भी बात हो रही थी कि इंटेलिजेंस एजेंसीज, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा सेटअप है भारत का जो वहाँ पर ऑपरेट करते हैं, लेकिन बताया जा रहा है उस पूरी की पूरी स्ट्रेंथ को हाफ कर दिया गया है। ज़्यादातर ऑफिसर्स जो फील्ड ऑफिसर्स हैं उन्हें भारत वापस भेज दिया गया है, फैमिलीज़ को पहले ही भेज दिया गया था। हालांकि एम्बेसीज अभी भी वहाँ पर काम कर रही हैं, लेकिन फील्ड ऑफिसर्स नहीं हैं। तो जो ग्राउंड सिचुएशन या ग्राउंड लेवल से जो इन्फॉर्मेशन भारत तक आनी थी, उसमें अभी जो है एक सेंध लग चुकी है, डायरेक्ट रिपोर्ट्स नहीं आ रही हैं, जिसके चलते भारत में भी जो एक तबका जो है या फिर कहें जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें भी इस बात को लेकर चिंता बनी हुई है। और साथ में यहाँ पर हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये सब जो है वो भारत को किस तरह से असर करेगा। सिक्योरिटी वाइज के बारे में तो हमने चर्चा कर ली, इकोनॉमिक वाइज भी हम चर्चा कर लेते हैं। दरअसल भारत ने बहुत सारा निवेश किया हुआ है कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में, चाहे वो वाटर चैनल्स हों, चाहे मिलिट्री हो, उनमें काफ़ी भारत ने निवेश किया हुआ है। तो उसका हश्र क्या होगा ये अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब जो नई सरकार आई है उसका किस तरह से भारत के साथ रिश्ता रहेगा, क्योंकि भारत हमेशा प्रो अवामी लीग जो पार्टी है वो देखा गया है। तो इस सब के बीच में ये सब चिंताएं जो हैं भारत सरकार के आगे हैं, और भारत जो है वो एक मिडिल पाथ लेकर चल रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहाँ पे जब इंटरिम सरकार आई थी तो उन्होंने उनको एक कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज भी भेजा था, और साथ में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसकी सिक्योरिटी को लेकर चिंता भी जताई थी। तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक लेजिटिमेसी जो थी वो बांग्लादेश सरकार को भारत द्वारा दे दी गई है। तो एक तरफ से भारत जो है वो अपने कम्युनिकेशन चैनल जो हैं वो बांग्लादेश की तरफ ओपन रखा हुआ है, और दूसरी तरफ जो एक उनकी प्रधानमंत्री यहाँ पर शरण ली हुई है, जो भारत की अच्छी दोस्त बताई जाती थी, उनको भी लेकर भारत जो है अभी उन्हें समय दे रहा है। तो भारत बहुत एक टाइट रोप पे चल रहा है, बहुत कूटनीतिक उसके लिए मुश्किलें हैं, क्योंकि वो नई पार्टी को ये भी नहीं दिखाना चाहता कि वो प्रो अवामी लीग है, और अवामी लीग पार्टी को ये भी नहीं दिखाना चाहता कि वो ज़्यादा टिल्ट हो रहा है नई पार्टी नई इंटरिम सरकार के लिए। तो ये एक टाइट रोप पे भारत सरकार जो है वो चल रहा है। इस बीच जो है
ये बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि विदेश सचिव जो हैं वो बांग्लादेश भी जाएं। इस बीच जो भारत सरकार है वो वेट एंड वॉच पॉलिसी जो है वो फॉलो कर रही है, वो देख रही है कि बांग्लादेश में किस तरह से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, किस तरह से एंटी वेस्ट जो एक सेंटिमेंट है वो भी वहाँ पर चल रहा है। क्योंकि हमने देखा था कि जिस तरह से यूएस ने शेख हसीना का जो पासपोर्ट है वो रिवोक कर दिया, जब ये बात हो रही थी यूनाइटेड किंगडम वो जाएंगी, लंदन जाएंगी, तो उनकी तरफ से भी ये बयान आ गया था कि उनकी जो असाइलम पॉलिसी है वो ये है कि अगर कोई एक असाइलम जो सीख कर रहा है वो वहाँ लैंड करे तो उसे ही असाइलम दिया जा सकता है। क्योंकि शेख हसीना भारत में लैंड की थी तो इसलिए उन्हें वो फैसिलिटेशन जो है वो नहीं दिया जा सकता। इस बीच भारत सरकार अपनी तरफ से ये कोशिश कर रही है कि कतर हो, सऊदी अरब हो, दुबई हो, यूएई हो या फिर फिनलैंड हो, बैक चैनल्स में बातचीत चल रही है कि वहाँ पर उन्हें असाइलम दिलाया जा सके। लेकिन फिलहाल वो यहीं पर भारत में हैं और भारत जो है वो एक वेट एंड वॉच पॉलिसी जो है वो परस्यू कर रहा है और कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा है अपनी तरफ से, ताकि वो नई सरकार को भी कुछ जो है वो परेशानी दे। इस बीच जो रिपोर्ट्स हैं वहाँ से कुछ कम आ रही हैं क्योंकि फील्ड ऑफिसर्स वहाँ पर कम हो गए हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि भारत ने एक लेजिटिमेसी जो है वो बांग्लादेश सरकार को बेशक से दे दी है और आने वाले समय में हो सकता है जल्द ही विदेश सचिव भी जो हैं वो बांग्लादेश जाएं। तो शुक्रिया दोस्तों, आज नीता के रडार पर इतना ही। आगे जो भी बांग्लादेश और भारत के मुताल्लिक खबरें होंगी हम आपके साथ लगातार शेयर करते रहेंगे। नमस्कार।